हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी जासूसों पर एक्शन तेज हो गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में 8 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, हिसार हरियाणा की रहने वाली है। देवेंद्र सिंह ढिल्लो जो कैथल के रहने वाले हैं, ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनसे अब पूछताछ लगातार की जा रही है। गजाला खातून जो मलेर कोटला पंजाब की रहने वाली है ये, और यामीन मोहम्मद मलेर कोटला ये भी पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब हरियाणा से तो अब तक लगातार लोग हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। मुर्तजा अली जो पंजाब के ही जलंधर के रहने वाले हैं, इधर मोहम्मद अरमान जो हरियाणा के नूह के रहने वाले हैं, इनको भी जासूसी करने का आरोप इन पर भी लगा है। नुमान इलाही हैं शामली के उत्तर प्रदेश के। मोहम्मद शहजाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से भी 2 लोग ऐसे हैं जिन पर जासूसी करने का आरोप है। इनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि पाक जासूसी का जो पूरा नेटवर्क है उस पर अब भारत स्ट्राइक कर रहा है। अलग अलग इलाकों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, भारत से गद्दारी कर रहे थे, पाक जासूसी नेटवर्क पर यह स्ट्राइक की गई है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजीव सर, ये जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप है, क्या रिएक्शन रहेगा आपका इस पर? जैसे कि मैंने पहले भी आपके चैनल में बताया था कि बहुत लोग एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशनल एलिमेंट और स्लीपर सेल्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। कुछ अपने धर्म के हिसाब से करते हैं और कुछ पैसे के लिए करते हैं। और ये जो है सारा, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो या पुलिस की एक्टिविटी हो या जो भी डिसीजन हो, बताते हैं। और अगर कोई ये हथियार वथियार आता है, इनको ये पनाह भी देते हैं अपने घर में। और पूरा एक नेटवर्क है, जैसे कि हमारी खुफिया एजेंसी घूमती हैं, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में खुफिया एजेंसी के तरीके से घूम रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है इन ऑपरेटिव्स को, चाहे वो पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, जो बिना बिना किसी वैलिडिटी के हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन पे आक्रामक कार्रवाई की जाए। और कई हिंदुस्तानी में हैं जो पैसे के लालच में पाकिस्तान को ये खबर देते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साजिश रहता है हनी ट्रैपिंग, जिसको कहते हैं। इनकी लड़कियां फोन पे बात करती हैं, नेट पे बात करती हैं, दोस्ती करती हैं, और उसके बाद वो अपना हथियार अपनाती हैं और इनको अपने ट्रैप पे ले लेते हैं। इसको हनी ट्रैप कहते हैं। उसके बाद ये इनको, वो उनके पास एविडेंस होती है, तो ये सारे जो ये लड़के लड़कियां हैं, ये हनी ट्रैप हो जाते हैं। फिर ये मजबूरी में कि ये फंस ना जाए, उनको खबर देते रहते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं भारत नागरिकों को कि हमारे ऊपर ही बहुत जरूरी है कि हम कोई भी ऐसे इलीगल कार्रवाई ना करें और दुश्मन के साजिश में ना फंसे, हनी ट्रैप में ना फंसे और उनके पैसे के साजिश में ना पड़े। अगर कभी गलती हो भी जाती है तो इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस को बताया जाए। बिल्कुल सर, हमारे साथ आरएसएन सिंह भी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरीके की ये गुप्त सूचनाएं और जानकारियां रहती हैं जो ये जासूस पाकिस्तान तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, ये जो नेटवर्क है ये बहुत इसको जिसको कहते हैं बड़े चाव से, एसिड्यूसली इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। इसमें समय लगता है और ये केवल पहलगांव के दौरान ही नहीं ये इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ये पहले से भी इस पे काम चलता रहा होगा। और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी ये तो पुराना हिस्सा है ये देशों के बीच में, और खास करके दुश्मन देशों के बीच में। लेकिन जो फर्क देखने को मिला है वो है पहले से जो अंतर आया है वो है सोशल मीडिया को लेके। और बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने कि जो हनी ट्रैप का मामला है वो बहुत सारे हुए हैं। आप अगर अखबारों में ये निकलता रहता ऑफ एंड ऑन, और कई लोग ये ऑनलाइन हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। ये महिला भी एक तरह से हनी ट्रैप का शिकार हुई है। तो हमारे कई जो सुरक्षा कर्मी हैं
उन पर कार्रवाई भी की गई है, उनको सजा भी मिली हुई है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर लोग नियंत्रण रखें और इन सब चीज से बचें, क्योंकि आप कब ट्रैप में अगर फंस गए तो उसके बाद आप जब तक आप जिंदा हैं आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, ये आप जान लीजिए। आप बिल्कुल सही कहा और, सर और, आपने। और बिल्कुल आप ब्लैकमेल होते रहेंगे और पता नहीं अभी कितने लोग ब्लैकमेल हो रहे हो। अभी आप देखिए एक मैगजीन है इंडियन डिफेंस रिव्यू, मैं उसके साथ वो जब उसका किसी ने उसको खरीदा और खरीदने वाले ने वो उसका जो मेन जो कंपोनेंट था ऑनलाइन indiandefensereview.com वो किसी अल्जीरियन को बेच दिया जिसका ISI कनेक्शन है। अब indiandefensereview.com का जो ईमेल एड्रेस है अब उस पर कौन क्या भेज रहा है किसको क्या पता है मैडम। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन जैसा जनरल साहब ने कहा कि ये ऑनलाइन जो ये हनी ट्रैप ये सबसे हम सबको बचना चाहिए और किसी लालच में ना पड़े, किसी तरह के इस तरह का। सर आपने, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपने ज्योति का भी जिक्र किया कि एक तरीके से वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुई। अब जासूस ज्योति पर कई सारे नए खुलासे हो रहे हैं। अब क्या खुलासे हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। कई सारी वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई हैं। जासूस ज्योति अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। चीन, UAE, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड की यात्रा ये कर चुकी है। कई सारे यूट्यूब वीडियोज हैं। पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में आते हैं। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से भी इनकी मुलाकात के सबूत मिले हैं। भारत लौटकर संवेदनशील जानकारी साझा की है, पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने का काम किया है। वो सब हमने देखा है, जो भी वीडियोस अब लगातार वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने की ज्योति ने कोशिश की है। अब लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में आती हैं, उसके बाद से ये लगातार ये पूरा चलन शुरू हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़ रहे हैं। मुकेश, ज्योति के बारे में लगातार अलग अलग डिटेल्स मिल रही हैं, कुछ नए खुलासे हुए हैं और ज्यादा जानकारी आप हमें बेहतर दे पाएंगे। देखिए, बिल्कुल कल हिसार पुलिस ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें साफ किया था कि पहलगाम हमले के पहले ज्योति कश्मीर भी गई थी। हालांकि वो कश्मीर क्या करने गई थी और क्या उसका पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन है, इसको लेकर जांच चल रही है। ये भी जांच में बात सामने आई है कि पहलगाम हमले के पहले वो पाकिस्तान भी गई थी और पाकिस्तान में क्या कुछ उसने किया था, क्या जानकारियां शेयर की थी, ये भी पुलिस ने कल ऑन रिकॉर्ड बताया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं, जो खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके और यहाँ से कुछ जानकारियां साझा कर रही थी। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि उसके पास बहुत ज्यादा खुफिया जानकारियां नहीं थी, लेकिन जो हिसार में सैन्य ठिकाने हैं, जो हिसार में एयर स्ट्रिप है, पटियाला और हरियाणा में जो सैन्य ठिकाने हैं, उनके बारे में जरूर कुछ जानकारियां उसने साझा की हैं। जो मैप्स हैं वो साझा किए हैं और ये जानकारी जो है वो पूरा एक स्नैपचैट, टेलीग्राम या जो अन्य सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके जरिए साझा की जा रही थी। कल पुलिस ने ये भी कहा कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो हमारे देश के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको ट्रैप करके पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो छवि है वो सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहा है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है जिससे ये कहा जाए कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए जो ज्योति है वो 3 बार पाकिस्तान गई है और वहां पर उसने बड़ी आसानी से पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम का इंटरव्यू किया। ये भी देखा जा रहा है किस तरह से वो पाकिस्तान एम्बेसी में एक विशेष गेस्ट के तौर पर गई और वहां पर जो दानिश है, जो पाकिस्तान एम्बेसी का अधिकारी है, वो उसका स्वागत कर रहा है। कई लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और ये स्पेशल जो एंट्री है ये केवल पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों की मेहरबानी से हुई। तो दानिश जो शख्स है, जो कि अब वापस चला गया है पाकिस्तान, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दानिश को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, तो दानिश को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सिंडिकेट है, जो अलग अलग जगह पर जो ये जासूस पकड़े जा रहे हैं, इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जो है वो दानिश है। वही लगातार ज्योति के संपर्क में था और पाकिस्तान में भी उसी ने ज्योति को 2 और ISI के एजेंट से मिलवाया था, जिसमें एक का नाम अली था, दूसरे का शाकिर था। और यही पाकिस्तानी एजेंट्स ज्योति को कुछ अन्य देशों की यात्राओं पर ले गए।
पूरा खर्चा उठाया, खाने से लेकर होटल, फ्लाइट, ये सारा खर्चा उन लोगों ने उठाया। तो पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि ज्योति को इनके बारे में बहुत ज्यादा मालूम ना हो या एहसास ना हो पाया हो कि वो किस तरह से ट्रैप में आ गई है। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो भी हनी ट्रैप के चक्कर में या किसी और वजह से पैसे के लालच में इस पूरे सिंडिकेट में आए, जिसमें नोमान इलाही जो कि यूपी का रहने वाला है। नोमान इलाही के कई रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और नोमान इलाही हरियाणा के कई सारे जो जासूस पकड़े गए हैं उनके संपर्क में था और कई खुफिया जानकारियां ये लोग लगातार शेयर कर रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम हमले के पहले क्या ये सब इत्तेफाक था? ये सारी चीजों की जांच चल रही है और अपने आप में एक बड़ी बात है कि ज्योति किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ट्रैप में आकर लगातार यहां से खुफिया जानकारियां दे रही थी। पहलगाम हमले के पहले वो कश्मीर गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार बात कर रही थी। तो ये सब जो चीजें हो रही थी इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और खुफिया एजेंसी के लोग लगातार इन तमाम जो एजेंट्स हैं उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के इनपुट के बेसिस पर लगातार अलग अलग स्टेट से ये सारे जो जासूस हैं जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सोशल मीडिया की पहुंच अब बहुत वास्ट हो गई है, बहुत आसान है लोगों के बारे में पता लगाना, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता लगाना। तो क्या ऐसी कोई एजेंसी बनाने की यहाँ पर कवायद की जानी चाहिए, कोई टीम बनाने की जरूरत है जो इस तरीके के लोगों पर नजर रखे जो बड़ी आसानी से हनी ट्रैप में फंस जाते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत साधारण परिवार की लड़की है। इसको जो कहते हैं ऊंची लाइफ, हाई लाइफ, घूमने फिरने का शौक हो गया, उसको ऐसे पाकिस्तान ऑपरेटिव देखते रहते हैं। जैसे कि आपके चैनल में बताया है कि अब्रॉड गई है, किसी को भी पैसे का लालच, गुड क्वालिटी लाइफ का लालच होता है, जिसको एक बहुत फेमस कहते हैं वेल्थ वाइन वुमन। एक वेल्थ होती है जो पैसे से काम कर सकती है, एक जो शराब से काम कर सकती है और एक ये जो हनी ट्रैपिंग से काम कर सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसी काम नहीं कर रही है। हमारी ये मल्टी एजेंसी सेंटर है और हमारी जो अंदरूनी खुफिया एजेंसी हैं वो सब ये नेटवर्क को बस्ट कर रहे हैं और समय समय पे फौजी संस्थानों में बताया जाता है कि दुश्मन क्या हथियार अपनाता है कि अपने इंफॉर्मेशन कैंपेन या साइकोलॉजिकल कैंपेन में या हमारा जो नैरेटिव बनाने में इंडिया के खिलाफ, उसको सब जवानों को सबको बताया जाता है और खास करके चेक्स भी रखे जाते हैं। लेकिन फिर भी हैरानी वाली बात यह है राजीव सर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कई जवान ऐसे भी अब सामने आए जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली बिना वीजा के। वो भारत में रह रही थी, बाद में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। अब RSN सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ऐसे हनी ट्रैप में फंसने से बचें, किन बातों का ध्यान रखें? नहीं, इनको थोड़ा सेंसिटाइज करने की जरूरत है और मैं तो फौज में भी रहा हूँ और इन दो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम किया है मैंने, तो ये सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। और हनी ट्रैप में कोई जरूरी नहीं है कि कोई गरीब मतलब लिमिटेड इकोनॉमिक मीन्स वाले परिवार का ही हनी ट्रैप में लोग फंसते हैं। हनी ट्रैप में बहुत लोग बहुत ऊंचे पद पे भी लोग उसका शिकार बन जाते हैं और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हमारा काउंटर इंटेलिजेंस जो होता है, देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि पहले ही लीड पे कार्रवाई नहीं की जाती है। जब आपको एक लीड मिल गई, मान लीजिए ये महिला जो है इनके बारे में, तो हम वो जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं कि पूरा मतलब उसका नेटवर्क को अनरावल करने की कोशिश करती है, तब जाके इनको पकड़ा जाता है और फिर बाद में भी अनरावल होता है ये। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इस तरह के जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं उसमें दुकानें बिठाई जाती हैं। अब दुकानें बिठाई गई कि आपने कोई टूरिज्म वो उसका आपने क्या यूट्यूब एक एस्टेब्लिश कर दिया। अब घूमने का बहाना भी चाहिए ना, मतलब वो पाकिस्तान जाने का बहाना बिल्कुल सर, ये तो रही हनी ट्रैप की बात, लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि आखिर अपनी मर्जी से क्यों लोग इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। क्योंकि अभी बड़ी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां पर एक शख्स हिरासत में लिया गया है। जासूसी करने के शक में पुलिस ने इसे शिकंजे में लिया।
हिरासत में लिए गए शख्स का नाम हरकीरत सिंह बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद अब एसटीएफ ने हरकीरत सिंह को छोड़ा है, लेकिन उससे पूछताछ जरूर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आ रही है। एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है, जासूसी करने का उस पर शक है। पुलिस ने शिकंजे में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम हरकीरत सिंह बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद हालांकि एसटीएफ ने हरकीरत सिंह को छोड़ा, लेकिन बड़ी खबर कि अभी जांच की सुई उस पर बनी हुई है। जासूसी करने के शक में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। राजीव सर, ये तो हनी ट्रैप से के इतर अगर हम बात करें, कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी से कूदते हैं जासूसी में, क्या उनका ब्रेन वॉश किया जाता है? क्या मजबूरी होती है उन लोगों की? देखिए, मजबूरी ऐसी होती है कि पहले हम शौकिया तौर पे काम करते हैं। जैसे मैंने कहते हैं कि 3 Ws, वाइन, वुमन, वेल्थ, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको हाई लाइफ के तरीका बता रहा है, 5 स्टार में लेके जा रहे हैं, अब्रॉड घुमाने जा रहे हैं, तो इनका लालच दिया जाता है, लोभ दिया जाता है। और एक बार जब इसके चक्कर में आप फंस जाते हैं, तब इनके पास सब आपकी जानकारी होती है, फोटोग्राफ्स होती है, फिर ये आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं और कभी भी नहीं छोड़ते। इनके पास सब तरह की फोटोग्राफ्स होती हैं और इस तरह से करे जाते हैं। तो जैसे मैं बताया कि हर आर्मी में सिक्योरिटी फोर्सेज में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, सबको वो साइन करवाया जाता है और लगातार हर महीने हर हफ्ते जवानों को बताया जाता है कि खुफिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या इंफॉर्मेशन कैंपेन कर रही है और किन किन चीज़ों से बचना है आपको। साथ ही साथ हर आपने देखा सिक्योरिटी टाइट रहती है और हमारी इंटर एजेंसी जो आर्मी की है और सिविल की है वो भी स्पेशली कंटोनमेंट के पास घूमती रहती है, कोई ऐसी तरह की इंफॉर्मेशन ना चली जाए। फिर भी कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेशन चली आती है लालच के चक्कर में या परिवार के चक्कर में। कई बार ये परिवार की धमकियां भी देते हैं कि आपके बच्चे को उठा लेंगे, तो कई बार ये मजबूरी भी हो जाती है कि ऐसा किया जाता है। जैसे फौज में हमेशा बताया जाता है रोको और टोको, दूसरा ट्रस्ट बट वेरीफाई, मतलब विश्वास करो पर उसको वेरीफाई करो आप कौन है। जैसे मैं अपनी कॉलोनी में बताता हूं कि भाई आपके नेबर में क्या रहा है। आजकल ये जमाना आ गया कि आपको यही नहीं पता आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है। बिल्कुल। कैसे आपके बाहर एक पाकिस्तान की साजिश में आपकी कॉलोनियों के बाहर एक साजिश रची जा रही है, वहां आप घर से बाहर निकले तो इंट एजेंसी सारी खबर देती है। तो इन चीजों से हर नागरिक की जो एक है इंटेलिजेंस की और एक निगरानी वाली नजर रखनी चाहिए कि भाई पैनी नजर रखनी है और कोई भी अनयूजुअल चीज है, कोई भी ऐसी घटना है, उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताना है कि अगर हर नागरिक देश का सिपाही बनेगा तभी ऐसी साजिशों से बचा सकता है। और अपने बच्चों को भी स्कूल में अपने बच्चों को भी संस्कार अच्छे डालने हैं, हिंदुस्तानी संस्कार की चादर फैला के ही उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। अगर कोई भी अपनी औकात से बाहर जाता है वो अच्छा लगता है, पर अपने एक नियमित दायरे में रहना चाहिए। ये कुछ संदेश मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कर्नल साहब, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो यहाँ से जासूसी करके पाकिस्तान तक पहुँचाई जाती हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम इस बात से समझ सकते हैं कि कोई दूसरे देश से अचानक से आता है, पहलगाम में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है और अचानक से गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। भाई देखिए, हर लेवल पे होता है। इसने मरियम का इंटरव्यू लिया तो आप समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी लेवल की ऑपरेटिव थी। तो क्या है मैडम कि केवल 3 Ws जो मेंशन किया गया उसी के कारण लोग ये नहीं करते हैं। कुछ पॉलिटिकल रीजंस और आइडियोलॉजिकल रीजन से भी लोग करते हैं। अब आपने किसी देश के साथ MOU साइन किया और आप अपने ही लोगों से छिपा रहे हैं, वो भी एक तरह का एस्पियोनाज है। आप को एक और मैं बात बता दूं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि जो हमारी जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता जो हुई अभी जो क्लैशेस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें, उसका एक कारण था सीक्रेसी। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में मीटिंग नहीं किया था, सेफ हाउस में मीटिंग होती थी जिसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं होता। और फिर जो बताया गया हमको कि 10 प्लान थे, 10 में से 3 सेलेक्ट हुआ और आखिरी में जो चुना हुआ प्लान था उसको 1 घंटे पहले बदल दिया। तो होता क्या है कि उस लेवल पर फिर उस लेवल का, बड़े लेवल का एस्पियोनाज होता है और उससे उसके हम शिकार नहीं हुए और तभी हमको ये अभूतपूर्व सफलता मिली है।
तो ये हर लेवल पर हमको एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि तरीके क्या 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 होते हैं। वो कोई आपको एकेडमिया के रूप में आएगा, कोई जुडिशरी के रूप में भी आ सकता है। आप बताइए किसी अगर सील्ड एनवेलप में आप किसी सेंसिटिव जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का आप डिटेल्स मांग रहे हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो पेनिट्रेशन जो है, पेनिट्रेशन हर लेवल पर होता है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। और ये कहना कि इसकी जानकारी, ये महिला की जानकारी बहुत कम थी, मैं नहीं विश्वास करता। इसने बहुत बड़ा नेटवर्क, इसने बहुत बड़ा, और आपको मालूम है ये बाली और ये थाईलैंड और ये सब क्यों जाते हैं? बार बार तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, तो आप किसी थर्ड कंट्री में चले जाते हैं। ये भी एक ये होता है। तो किसी का बहुत अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा है, मतलब जी को जो आपका सस्पिशन बढ़ा दे, ऐसी चीजों को लोगों को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना, एजेंसीज को, जिसको उनको तहकीकात करने दीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हर हफ्ते थाईलैंड जा रहा है या महीने में एक बार जा रहा है, तो कोई तो बात होगी ना, किसी वजह से जा रहा होगा, बिल्कुल है? या तो वो बिजनेसमैन होगा तो बिजनेस से जा रहा है, अगर वो कुछ भी नहीं है तो कुछ वो गलत काम कर रहा है वहां पे। और एक और मैं बता दूं, एस्पियोनाज, नारकोटिक्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सब जो नारकोटिक्स में काम करते हैं वही बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि एक बार जरा हम अपने दर्शकों को ये समझा लें कि पाक जासूसी नेटवर्क के जो चेहरे सामने आए हैं उनकी कहानी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा माफ कीजिए, ज्योति मल्होत्रा से पहले गजाला खातून की बात कर लेते हैं। इनकी उम्र है 31 साल। फरवरी 2025 में वीजा के लिए पाक उच्चायोग गई थी, वहीं पर इनकी मुलाकात होती है किसी से, और सोशल मीडिया पर ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी इनकी। कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई थी, पैसे कमाने के लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लेती है, अलग अलग जगह जाकर ट्रैवल ब्लॉग ये बनाया करती थी। उसके बाद दानिश के संपर्क में आकर जासूसी नेटवर्क से ये जुड़ती है, जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरू होती है। पति की मौत हो चुकी है, पिता के साथ ये अपने रह रही थी, तो ये तमाम डिटेल्स खंगाली जाती हैं जब इन्हें निशाने पर लिया जाता है। तो पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इसको देखकर आसानी से नेटवर्क का हिस्सा इसे बना लिया जाता है। जिसकी पारिवारिक स्थिति जरा भी कमजोर उनको लगती है, उसका ब्रेन वॉश आसानी से हो जाता है, आसानी से वो नेटवर्क से जुड़ती है। 31 साल की ये लड़की, इसकी पारिवारिक स्थिति का पता लगाया गया सोशल मीडिया के जरिए, जहां पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी इसकी। उसके बाद ये उच्चायोग जाती है, वहां पर दानिश से इसकी मुलाकात होती है, और उसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और उनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। अगला चेहरा जो सामने आया, जो अब लगातार चर्चा में है, हम अपने गेस्ट पे भी जिन पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा। उम्र 33 साल, सोशल मीडिया पर ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है। कोरोना काल में इसकी नौकरी चली गई थी, जिसके बाद इसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में उन लोगों ने पता लगाया। पैसे कमाने के लिए इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अलग अलग जगह जाकर ये ट्रैवल व्लॉग बनाया करती थी। इसके जरिए इसके साथ फैन फॉलोइंग जुड़ती गई। पाकिस्तान में घूमने गई, वीडियो बनाने का इसको वहां पर ऑफर मिला। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां ये देने लगी थी। हमने कई सारी वीडियोस में इसके देखा है कि कैसे ये पाकिस्तान की एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करती थी। अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है, कई और जानकारियां अब निकाली जाएंगी। पाकिस्तान को कई संवेदनशील जानकारियां इसने साझा की है। अब अगला चेहरा है मोहम्मद मुर्तजा अली का। उसकी भी उम्र 31 से 35 साल। उस पर भी हम जाएंगे, उसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ज्योति पर और जो खातून जिनके बारे में हमने आपको बताया उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव सर भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि पूरी हिस्ट्री आपकी जानी जाती है, पारिवारिक माहौल कैसा है, किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है आसानी से, कैसे आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है? ये सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी कमजोरियां क्या है, कि वनरेबल कौन है। वो कमजोरी का उसको फायदा उठाना चाहता है। सबसे बड़ी कमजोरी होती है गरीबी, या कि मैं बड़ा बन जाऊं जल्दी से शॉर्टकट में,
या कोई किसी वजह से देश से या ऑर्गेनाइजेशन से पीड़ित है। ऐसे कुछ बहाने होते हैं जिसको वो देखते हैं। फिर जैसे हम कहते हैं कि मेरे को कंधा दिया रोने के लिए, तो इसको कंधा देते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं। जिसकी जो कमजोरी होती है उसको वो ब्रेन वॉश करते हैं, पैसे की जरूरत तो पैसा देते हैं। अगर उसकी क्या नाम है, अगर उसको शराब वगैरह का शौकीन है वो देते हैं। अगर उसको क्या नाम है सेक्सुअल कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो वो भी करते हैं। सारे उनकी जो है, और धीरे धीरे वो उनके बाद क्या करते हैं, उनकी फोटोग्राफ खींच लेते हैं, एविडेंस ले लेते हैं। उससे एक बारी आप इस ट्रैप पे फंस गए, फिर आप समझ लिए कि अब इस जाल से तो आप निकल नहीं सकते। तो ये जाल बढ़ता जाता है। फिर ये अपना अपना जो कहते हैं, जो ऑपरेटिव हैं इनको बढ़ाते रहते हैं। ये फौजी संस्थाओं में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट संस्थाओं में पेनिट्रेट, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ये अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। तो इस करके मैं बताना चाहता हूं कि पहले की अपनी जो पारिवारिक संस्कृति है उसमें रहें, और जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको ठीक रास्ते से ठीक करिए। जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक बारी इसमें आप फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरे को अभी बताया गया है कि रात को 11-12 बजे कॉल्स आती हैं, उसमें एक अश्लील तरीके से लेडीज होती हैं और वो आपसे बातचीत करना चाहती है कि भाई लाइन पे आओ। उसके बाद लाइन पे आने के बाद आपकी फोटोग्राफ ले लेती है, फिर उससे आपके पास पैसे मांगती हैं। जैसे आपने देखा है सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे ईमेल है, या फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में भी होड़ मची हुई है कौन कितना अच्छा है। तो एक मैं हमेशा ही बताता हूं, चेक, रीचेक, रीचेक, नथिंग चेक नथिंग डन। मतलब आपने कोई भी कार्रवाई करनी है सोच समझ के करनी है, कि मैंने तो जल्दी में कर दी। सोचना है, समझना है। जैसे वो कहते हैं स्टॉप लुक गो, रेड लाइट होती है, रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने से पहले एम्बर लाइट, येलो लाइट होती है। तो आपने कोई भी काम झटके से नहीं करना है। अगर आपसे गलती से भी गलती हो गई तो इसको ये मत सोचिए कि मैं फंस जाऊंगी। आपने नियरेस्ट सिक्योरिटी स्टेशन या पुलिस को बताना है कि ऐसे ऐसे मेरे को ये अप्रोच कर रहे थे और मेरे मेरे से यहाँ फंस गया हूं, मैं बचा लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो मोबाइल है इसके भी कॉल रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं, और इसकी भी फॉरेंसिक जो एग्जामिनेशन है मोबाइल की और कंप्यूटर्स की है, इसमें से आपका पूरा मसाला निकाला जा सकता है। आपने क्या भेजा है, क्या फोटोएं भेजी हैं, क्या ऐसी जो गुप्त कार्रवाई है, जैसे ब्रिजेस की फोटो, डिफेंसेस की फोटो भेजी है, हथियारों की फोटो भेजी है, वो सब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से निकाला जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, पर हम जो एक नॉर्मल सिटीजन वो समझता है कि मैं घर के अंदर से कर रहा हूं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं भाई आपकी प्राइवेसी रख जाएगी, पर जब देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आपका ये सब पर्दाफाश होने के। हमारे पास, जैसे आप पूछ रही थी, हमारे पास एनआईए है, मल्टी एजेंसी सेंटर है, हर सिक्योरिटी फोर्सेस की अपने अपने तरीके हैं ये सब करने को। तो समय दूर नहीं होता, जैसे कि कहते हैं एक टेररिस्ट की भी उम्र 2-3 साल होती है, सिमिलरली एक जो ऑपरेटिव इंट ऑपरेटिव की उम्र 2-3 साल होती है। तो इसमें किसी भी ट्रैप में ना फंसे और अपनी अपनी जिसको कहते हैं दायरे में रहे, और अपने चाहे वो आसपास में नजर रखें। फाइनेंशियल है। बिल्कुल सर, मैं तो लौटती हूँ सबसे आपके पास। एक और जो ऐसा चेहरा सामने आया है जिस पर जासूसी करने का आरोप है, मोहम्मद मुर्तजा अली नाम है उसका, उम्र 31 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। यह जलंधर में दरअसल आलीशान कोठी बनवा रहा था। बैंक खाते में 40 लाख का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला। भारतीय न्यूज चैनल्स का इसने एक अलग एप्लीकेशन बनाया और ये सारी जानकारी भारत से जुटाकर आईएसआई को भेजता था, ऐसा इस पर आरोप लगा हुआ है। अब इससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, कहां कहां ये तार जुड़े हुए हैं उसके बारे में अब लगातार पूछताछ इससे हो रही है। अगला शख्स अरमान नाम है, उम्र है मात्र 24 साल। पाकिस्तान में इसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अब तक ये पाकिस्तान की 2 बार यात्रा कर चुका है। 2023 से पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में था ये। फिलहाल पिता किसी मामले में छत्तीसगढ़ की जेल में इसके बंद हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसे जुटाना चाहता था, ये इसकी इच्छा थी। उम्र जैसा कि हमने बताया कि 24 साल, और ऐसी उम्र में लोगों को, बच्चों को बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। कर्नल साहब जी, आपने तो जितने वो शख्स के नाम दिखाए, सॉरी, सबका
उम्र कुछ वैसे ही 30, 32, 24 इसी रेंज में है। तो इससे एक संदेश तो जरूर मिलता है कि ये सब लगता है कि एक ही नेटवर्क का ये हिस्सा है, जो इलाका और जो आपने एज बताया, हरियाणा पंजाब के इलाका, तो ये यहाँ पर ये फैला हुआ है ये नेटवर्क, और ये हरियाणा से लेकर पंजाब तक ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है। हरियाणा के पास दिल्ली भी है, और आपके पास ये जो पंजाब का जो पूरा इलाका जो है बॉर्डर का जो इलाका है, तो ये इस पर ध्यान दीजिए आप कि ये यहाँ यहीं पर ये इतने लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो हरकतें जो है वो ये जरूर ये साजिश की जा, मतलब इसका हमने देखा भी कि किस तरह जो आर्क ऑफ टेररिज्म है उसको बढ़ाया जा रहा था, JNK से लेके और पंजाब और फिर हरियाणा और फिर दिल्ली तक। इससे तो एक ये संदेश जरूर जाता है। तो वो आर्क ऑफ टेररिज्म बढ़ रहा था, कश्मीर को खालिस्तान वाले मुद्दे से उसको जोड़कर और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो एस्पेनाज नेटवर्क है, ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता मैं गलत हूँ या वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज माय असेसमेंट। तो और आपने देखा कि जो हमने थैंक गॉड इस बार जो हमने एड्रेस किया है, हमने पाकिस्तान के पंजाब को भी जाके ठोका है, वरना वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो ये आर्क जो है ऑफ टेररिज्म उसको बढ़ाया जाए। और ये आपने देखा होगा कि जम्मू के इलाके में बहुत सारे ये जम्मू एंड डाउनवर्ड्स जी बहुत सारे मतलब टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, और यहाँ पर एक नई तरह की मतलब वो जिहादी प्रॉक्सी वॉर मतलब उभर के आ रही थी। तो ये सारा जो मुझे लगता है कि ये लोग उसी का हिस्सा है। एंड दे वर जस्ट, अगर कोई मुझे ये कहता है कि वो केवल यहाँ के स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस के बारे में खबर पहुंचा रहे थे, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के प्रॉक्सी सोल्जर्स थे ये। बिल्कुल। और ये काम सर मैं लौटूंगी, मैं राजीव सर के पास एक बार जाना चाहती हूँ। राजीव सर, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गए या फिर इस तरीके के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ के बच्चों को बरगलाना आसान नहीं होता है, तो क्या बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों में देशभक्ति की भावना अब सिखाई जाए, राष्ट्र भावना सिखाई जाए, देशभक्ति पढ़ाई जाए? देखिए, मेरा लास्ट रिटायरमेंट से पहले अपॉइंटमेंट था डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अभियान किया था। पहली बात तो एनसीसी वैकेंसी 20 लाख कर दी है, हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 2 लाख वैकेंसी बॉर्डर एरिया, कोस्टल एरिया और माओइस्ट प्रोन एरियाज में दी थी। और अभी हमने ये अपना लक्षद्वीप आइलैंड में भी दिए हैं कि जो सेंसिटिव एरिया हैं वहां हम दे रहे हैं एनसीसी वैकेंसी। क्योंकि आर्मी में हर आदमी को आर्मी की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो एनसीसी भी एक बहुत बड़ा जरिया है, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी ट्रेनिंग। तो ये अभियान चल रहा है, और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि अपने स्पेशल वैकेंसी JNU को भी दी है, जहाँ की आपको मालूम है कुछ हादसे हुए थे। तो एक तरह से, पर ये जो है भारत जो राष्ट्र है उसको इतना फाइनेंस नहीं कर सकता, एनसीसी की और आर्मी की कैपेसिटी नहीं है इतना बढ़ाने को। तो हर स्कूल में, जैसे सर्वोदय स्कूल है या जो गवर्नमेंट स्कूल है, सब में ऐसे रिटायर्ड सर्विसमैन को लेके इनकी जो देशभक्ति भावना, जज्बा और ऐसी कार्रवाई के लिए परेड करानी चाहिए और भाषण देने चाहिए कि दुश्मन क्या क्या हथियार कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन कैंपेन हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी जो है एक सिलेबस का हिस्सा बन जाना चाहिए। काफी हद तक ये करा जा रहा है कि जैसे मदरसों में अब ये बताया कि मदरसों में CBSE का सिलेबस चलेगा, हर बिल्डिंग पे तिरंगा लहराया जाएगा, ऐसे कई कर रहे हैं। पर मैंने बताया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमने काफी कुछ किया है एनसीसी वैकेंसी देने में। और एक एनसीसी जो कैडेट है वो 10 से 20 हो सकता है 100 को आगे संदेश देता है। तो कहते हैं कि आपने अगर एक आदमी को पढ़ा दिया तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो एनसीसी के माध्यम से, और जो हमारे एक्स कैडेट्स हैं वो भी ऐसे अभियान चला रहे हैं
आज मान कर चलिए कम से कम 10 करोड़ तो एक्सएनसीसी कैडेट्स होगी, उनकी भी यूनियन है, वो भी लगे हुए हैं, और एनएसएस भी है, नेशनल सर्विस स्टेशन, और एकदम कई तरह से युवाओं को ये मंच पे किया जा रहा है। पर ये कोई कमी नहीं है। मेरे को जो आपने बिल्कुल सही बताया कि हर स्कूल में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या काम कर रही है और हमारे सिक्योरिटी में क्या चैलेंजेस हैं, और एक अच्छे नागरिक को क्या क्या करना चाहिए। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं सानू की, हम लोग की जो इंडियन मेंटालिटी है सॉफ्ट है कि जब तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तब तक मैं क्यों करूं, कि भाई मैं ना फंस जाऊं। तो अब ये समय आ गया है, अगर हमारे को अपना देश को बचाना है तो हर नागरिक को एक सैनिक बनना पड़ेगा। जैसे कर्नल सिंह ने भी बताया, हर एक सिपाही बनना पड़ेगा। तो ये हमने जागरूकता फैलानी है, ईच वन टीच वन, और ये रिंग ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उनकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, उतना ये फैल जाए और पूरा देश विजन में हो, तो अपने आप जो ये ऑपरेटिव्स हैं, जो भी स्लीपर सेल्स हैं, जो भी OGW है, इनकी जान अपने आप जब खतरे में आएगी तो ऐसी ये कार्रवाई करना बंद कर देंगे। बिल्कुल सर, और कर्नल साहब मैं आपके पास भी आऊंगी। स्कूलों में देशभक्ति पढ़ाई जानी चाहिए, इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश का ज्योति के साथ एक वीडियो जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ज्योति और दानिश किसी प्रोग्राम में है। ज्योति आयोजन की खूब तारीफें कर रही है। ये वीडियो इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरे जासूसी नेटवर्क के तार दानिश से जुड़े हुए हैं। बार बार आपने दानिश का नाम सुना होगा। जो भी लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनके तार इस दानिश नाम के शख्स से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो आप देखिए। इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। हाँ। कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा, आएंगे हरियाणा, आइए आप हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। जरूर जैसे आपका 26 जनवरी, ऐसे ही हमारे 23 मार्च है, इसमें क्रांति पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक को यौम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? तारीख है क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का डिनर था, तो आप सारे। तो आपने ये वीडियो देखा जो अब लगातार वायरल हो रहा है। हमारे साथ चर्चा में 2 गेस्ट मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए।